मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन, कक्षा 10 विषय विज्ञान। और आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 पर, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि तत्व या परमाणु क्या होता है। तत्व या परमाणु, चूँकि हम कक्षा 9 में अध्ययन भी कर चुके हैं कि तत्व या परमाणु पदार्थ का एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि परमाणु या तत्व एक अविभाज्य कण है। परमाणु कभी भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाता है, इसलिए अन्य परमाणुओं के साथ संयोग कर लेता है। तो यहाँ हम तत्वों का आवर्त सारणी में किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है, किन किन वैज्ञानिकों ने तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित करने में योगदान दिया, उन सभी वैज्ञानिकों के आवर्ती वर्गीकरण को इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे कि अब तक लगभग कितने तत्वों की खोज हो चुकी है और कौन कौन से नियम वर्तमान में प्रचलित हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार की है, मेंडेलीव के द्वारा दी गई आवर्त सारणी किस प्रकार की है, मोजले के द्वारा दी गई आवर्त सारणी किस प्रकार की है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अब तक लगभग 118 तत्वों की 118 लगभग 118 तत्वों की खोज अब तक की जा चुकी है। 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि 118 में से 94 कुल 94 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बाकी सब कृत्रिम है, यानी मानव द्वारा निर्मित है। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास कैसे कैसे किए गए। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया, यानी मेटल और नॉन मेटल में बांटा गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुण धर्मों के बारे में हमें ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। सबसे पहले जो तत्वों का वर्गीकरण किया वो किया था डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण हेतु अपना एक त्रिक सिद्धांत दिया, जिसे डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जर्मन रसायनज्ञ डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, यानी एक समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह के अंदर व्यवस्थित करने का उन्होंने प्रयास किए और लगभग 3-3 तत्वों के उन्होंने समूह बनाए। 3-3 तत्वों के समूह इसमें बना लिए, इसीलिए इसको कहते हैं त्रिक। तो त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर अब इन 3-3 तत्वों के त्रिक को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर इसने देखा कि बीच वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, यानी उनके दोनों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दिया जाए तो लगभग औसत मान उन दोनों परमाणुओं का जो योग है उसका औसत मान लगभग उस तत्व के त्रिक के तत्व के बराबर होता है। जैसे कि लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, ये 3 त्रिक हैं, 3 तत्व हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिए। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 6.9, सोडियम का 23.0 और पोटेशियम का है 39। अब इसमें अपन देख सकते हैं कि लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या हो सकता है। तो अन्य जो तत्व हैं 2 तत्व, उनका योग करके 2 का भाग लगा दें तो तीसरे वाले तत्व के बराबर उसका द्रव्यमान देखा जाता है। तो समूह बी और समूह सी डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। ये डोबेराइनर त्रिक वाले तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए त्रिक में वर्गीकरण की
करने की जो ये पद्धति है वो सफल नहीं हो सकी, क्योंकि 3-3 के त्रिक सभी तत्वों के बनाना असंभव सा प्रतीत हुआ, क्योंकि इस प्रकार के समान गुणों वाले 3 तत्व बनाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से उनकी थ्योरी फेल हो गई। ये देख सकते हैं आप, डोबेराइनर के त्रिक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये त्रिक है। कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये त्रिक के तत्व हैं। त्रिक के तत्वों में होता क्या है कि त्रिक के 3 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। यानी बीच वाला, जैसे इसमें बीच वाला सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में बीच वाला सोडियम है, तो सोडियम के बराबर होगा अन्य 2 का, किसका, लिथियम और पोटेशियम। दोनों को जोड़ेंगे 6.9 और 39 को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाएंगे तो लगभग 23 के आसपास ये आएगा। तो अन्य 2 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बीच वाले तत्व के लगभग औसत के बराबर होता है। तो ये है डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत। उसके बाद में त्रिक सिद्धांत ज़्यादा सफल नहीं हो सका तत्वों के वर्गीकरण को लेकर। उसके बाद में आया न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अष्टक सिद्धांत का मतलब होता है तत्व या परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाना। डोबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों के तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। यानी हाइड्रोजन 1 से लेकर के थोरियम 56 तक इसने तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुण था वो पहले वाले तत्व के लगभग बिल्कुल गुण के समान था। यानी प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है वो ये कहता है कि प्रत्येक जो 8वां तत्व है पहले वाले तत्व के गुणों के बिल्कुल समान होता है। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और उन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुण समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम में भी अधिक समानता देखी जाती है। तो इस प्रकार से ये न्यूलैंड्स के अष्टक दे रखे, संगीत के सुरों से इसकी तुलना करी। ये अष्टक सिद्धांत फिर फेल हो गया क्योंकि ये सिद्धांत कैल्शियम तक ही लागू होता था, कैल्शियम 20 तक। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से नहीं मिलता। न्यूलैंड्स ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, जबकि आपके सामने कुल तत्व 118 हैं। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुण अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। तो इस प्रकार से न्यूलैंड्स की अष्टक थ्योरी भी फेल हो गई। इसके बाद में अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडेलीव की आवर्त सारणी जो आज भी आवर्त सारणी का एक आधार है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।